डियर स्टूडेंट्स, आशा है इस कोरोना काल में आप सहपरिवार अपने घर पर कुशल होंगे। आज का हमारा वीडियो है भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव के बारे में बताया था और आज का हमारा वीडियो है वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। विश्व के सभी देशों का प्रशासनिक तंत्र ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से अत्यधिक प्रभावी होता है। प्रशासन तंत्र की परिस्थितिकी का सिद्धांत भी यही मानकर चलता है कि प्रशासन तंत्र बाहरी वातावरण से न केवल प्रभावित होता है बल्कि बाहरी वातावरण को प्रशासन तंत्र प्रभावित भी करता है। यानी प्रशासन पर जो बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है उससे प्रशासन तंत्र प्रभावित भी करता है, न कि स्वयं प्रभावित होता है। चूँकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, अतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक तंत्र की बहुत सी विशिष्टताएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है। पहली है ब्रिटिश विरासत की देन। चूँकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव बहुत अधिक रहा है, वर्तमान समय में भारतीय लोक प्रशासन में जितना भी प्रशासनिक संचालन की बातें हैं उन पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रभाव परिलक्षित होता है या उन पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रभाव की छाया प्रतिबिंबित होती है। इसी क्रम में भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में भी ब्रिटिश विरासत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चूँकि सन 1947 में सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश हाथों से भारत एवं पाकिस्तान को किया गया था। यानी सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो ब्रिटिश हाथों से सत्ता का हस्तांतरण इन दोनों देशों के बीच किया गया था। अतः स्वाभाविक रूप से पूर्ववर्ती विशेषताएं आज भी दिखाई देती हैं। जिस प्रकार मुग़ल कालीन फारसी भाषा का आज भी राजस्व तथा न्याय प्रशासन में प्रभाव दिखाई देता है, उसी प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा विकसित कानून, नियम, प्रक्रियाएं तथा परंपराएं भारतीय लोक प्रशासन में परिलक्षित होती हैं। यानी कि जिस अभी भी मुग़ल कालीन फारसी भाषा का जो राजस्व और न्याय प्रशासन में प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा विकसित कानून, नियम, प्रक्रियाएं, परंपराएं आदि का भारतीय लोक प्रशासन में प्रभाव परिलक्षित होता है। अखिल भारतीय एवं अन्य लोक सेवाएं, सचिवालय व्यवस्था, नौकरशाही की कठोर कार्य प्रणाली, संघीय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक अनामता, प्रशासनिक अमानता तथा गोपनीयता, कमेटी सिस्टम, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वित्तीय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन इत्यादि ब्रिटिश शासन के मुख्य प्रभाव हैं जो आज भी भारतीय प्रशासन में दिखाई देते हैं। यानी वर्तमान समय में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं
या अन्य लोक सेवाएं हैं, जो सेक्रेटरीट सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम है, जो नेशनल यूनिटी की बात करता है, प्रशासनिक अमानता और गोपनीयता की व्यवस्था है, कमेटी सिस्टम है, जिला प्रशासन है, राजस्व और पुलिस प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो आज हमारे देश में प्रचलित हैं, उन सब पर ब्रिटिश शासन का बहुत अधिक प्रभाव रहा है, जो आज भी भारतीय प्रशासन में दिखाई देते हैं। यानी वर्तमान प्रशासनिक संचालन में भी ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में ब्रिटिश विरासत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या ब्रिटिश विरासत भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में से एक है। दूसरा है प्रशासन का संवैधानिक स्वरूप। इसका तात्पर्य है कि जो वर्तमान प्रशासन है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, या वर्तमान प्रशासन की जो नेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर आधारित है, संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है। वर्तमान भारतीय लोक प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित है, न कि राजशाही, तानाशाही या चमत्कारी सत्ताओं पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान प्रशासन राजशाही, तानाशाही या चमत्कारी सत्ताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि वर्तमान भारतीय लोक प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित होता है। राष्ट्र के समस्त नागरिकों की भावनाओं तथा इच्छाओं का पर्याय संविधान प्रशासन तंत्र को वैध तार्किक सत्ता प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के समस्त नागरिकों की जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसका पर्याय संविधान प्रशासन तंत्र को तार्किक, वैध तार्किक सत्ता प्रदान करता है, कानूनी सत्ता प्रदान करता है। संविधान के अनुसार भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, अर्थात कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो प्रशासन का संवैधानिक स्वरूप के रूप में ये भी माना जाता है कि चूँकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है और कानून या विधि से बढ़कर कोई नहीं है, सबको कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है, इसलिए प्रशासन को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि कानून राजाओं का राजा है। अतः भारतीय लोक प्रशासन के प्रत्येक कार्य या गतिविधि का मुख्य आधार वे कानून होते हैं जो जन कल्याण, विकास, सुरक्षा, समानता, सुरक्षा तथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि चूँकि भारत में विधि का शासन है, इसलिए कानून लो राजाओं का भी राजा है। अतः भारतीय लोक प्रशासन के प्रत्येक कार्य या गतिविधियों का मुख्य आधार वे कानून होते हैं जो जन कल्याण पर आधारित होते हैं, जो जन विकास पर आधारित होते हैं, जो समानता, सुरक्षा और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इसलिए भारतीय प्रशासन की दूसरी मुख्य विशेषता है प्रशासन का संवैधानिक स्वरूप, यानी प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित होगा, ये इसका मूल सार है। और भारत में विधि के शासन को अपनाया गया है, रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए भारत में
प्रशासन संविधान में बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ही संचालित होगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून राजाओं का भी राजा है, जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। तीसरी विशेषता है संघीय ढांचे का प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चूँकि भारत देश संघीय व्यवस्था वाला देश है और इस संदर्भ में भारत गणराज्य द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। जैसा कि आपको विदित होगा, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी वर्तमान समय में जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब मिलकर संघ कहलाता है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रथम भारत को राज्यों का संघ मानता है। यानी ये सारे समस्त राज्य और समस्त केंद्र शासित प्रदेश मिलकर संघ कहलाता है, जिसका संघीय स्तर पर केंद्र, भारत तथा राज्यों में प्रांतीय राज्य सरकार कार्य करती हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में शासन के कार्यों को संघीय, प्रांतीय तथा समवर्ती सूचियों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अतः आवंटित कार्यों के अनुसार लोक प्रशासन का संगठन तथा कार्यकरण निर्धारित किया हुआ है। इसका तात्पर्य यह होता है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर विषयों का बंटवारा किया गया है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून का निर्माण करती है। जैसा कि आपको विदित होगा, संघ सूची में 97 विषय हैं, जिस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं, जिस पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को होगा। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। इस पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होगा। लेकिन टकराव की स्थिति में अगर समवर्ती सूची के विषयों को लेकर, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों में प्रशासन को लेकर अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। इस संदर्भ में रेलवे, डाक, तार, दूरसंचार, मुद्रा, विदेश नीति इत्यादि केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में है, जबकि पुलिस, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन इत्यादि राज्य सरकार के अधीन है। इसी वजह से भारत में प्रत्येक राज्य में राज्य प्रशासन पूर्णतया एक समान नहीं है। राज्यों में अपनी लोक सेवाएं तथा प्रशासनिक संस्थाएं कार्यरत हैं, जो राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार कार्य करती हैं। तो संघीय ढांचे का प्रभाव भी भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषता रही है। और भारतीय प्रशासन में, भारतीय लोक प्रशासन में ये व्यवस्था की गई है कि लोक प्रशासन में प्रशासन अच्छे से संचालित हो सके, इसलिए संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये थी तीसरी विशेषताएं संघीय ढांचे का प्रभाव। चौथा है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित। चौथा है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित। इसका तात्पर्य होता है कि चूँकि भारतीय लोक प्रशासन
डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित है। भारत में संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल विधायिका या व्यवस्थापिका में कानून निर्माण करते हैं, बल्कि कार्यपालिका में मंत्री के रूप में लोक प्रशासन का नेतृत्व भी करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि भारत में लोक प्रशासन में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है, जिसका तात्पर्य होता है कि भारतीय प्रशासन का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल व्यवस्थापिका में कानून निर्माण का कार्य करते हैं, बल्कि कार्यपालिका में मंत्री के रूप में लोक प्रशासन का नेतृत्व भी करते हैं। यानी व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। इसलिए भी भारतीय लोक प्रशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नगरों में नगर निगम और नगरपालिकाएं इत्यादि तथा गांवों में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन है, इसलिए न केवल संसद और राज्यों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है, बल्कि इसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए नगरों में नगर निगम, नगरपालिकाएं तथा गांवों में पंचायत राज संस्थाओं का भी प्रावधान किया गया है, जिसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारतीय प्रशासन की ये मुख्य विशेषताएं थी। आगे की विशेषताएं कल के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।